हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू विल बी गुड। दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली उस्मानी। हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं हिंदी का स्पेशल बैच, जो कि स्पेशल यूपीएसआई के लिए लगाया गया है। और एक वैकेंसी और है जो कॉन्फिडेंशियल एसआई एएसआई की आ चुकी है। और आपका अगर हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों इस बैच को ज़रूर पढ़ें। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं या हिंदी जिसमें आती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कितनी ही डीप में क्यों ना आए, दोस्तों हम इस बैच को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और हमारे साथ इसके साथ नोट्स बनाते हुए चलें। वो आपका यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, लेखपाल, वीडियो, पीईटी या यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दोस्तों आपको हिंदी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इससे पहले दोस्तों हम एक पार्ट और बना चुके हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देखें। और आज ये वर्णमाला चल रहा है, वर्णमाला का हमारा पार्ट 2 है। इसमें आज वर्णमाला ख़त्म हो जाएगी और हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिस तरह से आते हैं, टेस्ट सीरीज लगाएंगे क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, वीडियो, पीईटी, यूपी टैट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी जिसमें आती है, तो आपको दोस्तों हिंदी में कभी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप वर्दी के इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, एसआई की हिंदी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम कंप्लीट बैच करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा जीप के उठने के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे हमें आपने पढ़ा होगा समृत, अर्धसमृत, यही पढ़ा होगा अब तक, लेकिन जान लेते हैं ये अर्धसमृत और समृत या विव्रत क्यों बनते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। कभी कभी परिभाषा भी दे देता है जीव इन क्वेश्चनों की। तो देखते हैं। जीव जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीव के उठने से मुख विवर संकरा हो जाता है, तब मुख विवर संकरा हो जाता है जब जीव बहुत ऊपर उठ जाती है, तो उसे समृत कहते हैं। तो उसे समृत कहते हैं। और जब जीव बहुत नीचे
जब जीव बहुत नीचे आ जाती है तो उसे विवृत कहते हैं। विवृत कहते हैं। और इन दोनों के बीच की स्थिति और इन दोनों के बीच की स्थिति अर्धसंवृत और अर्धविवृत कहलाती है। दोस्तों इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये मोस्ट है, इसको नोट कर ले। अर्धसंवृत अर्धविवृत UPSSC ने बहुत बार पूछा है, आप प्रीवियस एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए कोई भी, तो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तब दोस्तों ये हमारा ये संवृत होता है ई कोमा ऊ। दोस्तों अर्धसंवृत क्या होता है हमारा? अर्धसंवृत दोस्तों ये होता है ए और ओ। और अर्धविवृत होता है दोस्तों, अर्धविवृत होता है हमारा ए आ ए और ओ। ये अर्धविवृत होता है। और विवृत होता है तो दोस्तों ये होता है हमारा, एक ही होता है विवृत आ। दोस्तों इसको नोट कर लें, ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि संवृत कितने होते हैं और अर्धविवृत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसको नोट कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यह है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं और किस किस से मिलकर कौन सा बनता है। देख लेते हैं। वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये दोस्तों कौन से होते हैं ये जान लेते हैं हम। ये होता हमारा ए
एक होता है हमारा ओ, और ये एक ही होता है हमारा ए, और ये होता है हमारा औ। देख लेते हैं कौन सा किससे मिलकर बनता है। ये बनता है ए आ प्लस ई, ये बनता है आ प्लस उ, ये बनता है आ प्लस ए, ये बनता है आ प्लस ओ। दोस्तों नोट कर लें, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है क्या बताइए ए किससे मिलकर बना होता है। अब अगर आप नोट कर लेते हैं और आपको मालूम नहीं था, अब मालूम हो चुका है, तो ऑप्शन देगा वो ये चारों दे देगा और बता आपको राइट आंसर करना होगा। तो आपको मालूम है ए किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ई से। अगर पूछ लेता है ओ किससे बनता है, तो आपको मालूम है आ प्लस ऊ से। तो इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट है हमारी विसर्ग। आपने विसर्ग के बारे में पढ़ा होगा, विसर्ग की परिभाषा क्या होती है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा भी है हिंदी में, शायद टीचर नहीं पढ़ाते। इसकी परिभाषा है यह स्वर के बाद आता है, वस्तुतः ये व्यंजन होता है जिसका उच्चारण है की तरह होता है और हिंदी के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग देखा जाता है। इसका प्रयोग देखा जाता है, ये होती है इसकी परिभाषा हमारी। यह स्वर के बाद, यह स्वर के बाद आता है, वस्तुतः यह व्यंजन होता है। व्यंजन होता है। इसका प्रयोग है की तरह होता है तथा हिंदी के तत्सम शब्दों में देखा जाता है। जैसे श्वेत कोमा कामना। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे, आपको मैंने व्यंजन की परिभाषा लिखाई थी, उसमें बताया था कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता, हर एक व्यंजन में ए मिला होता है। अब जैसे ये ता है हमारा, इसमें ता में हलंत लगा देंगे प्लस आ जाएगा। तो ये है हमारी विसर्ग की परिभाषा। इसको उतार ले। विसर्ग के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, इसका सिंबल ये होता है, आपको मालूम होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसको नोट करते हुए चलें हमारे साथ साथ। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हम
ये है दोस्तों अल्पराण। अल्पराण को देखते हैं हम। अल्पराण ये कौन कौन से होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है अल्पराण की। दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्पराण कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं मैं इसे पार्ट 1 में ही बता चुका हूँ, वहीं इसका वो ऑप्शन मिलेंगे सारे। और मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं अल्पराण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्पराण व्यंजन कहते हैं। अल्पराण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं ये होते कौन कौन से हैं अल्पराण व्यंजन। अल्पराण व्यंजन दोस्तों मैंने पार्ट 1 में ही बताया है, जो मैंने पंचवर्ग लिखाया था, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग। तो दोस्तों, ये हमारा पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर हमारा अल्पराण होता है। और इससे अलग जो आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन आ जाते हैं इसमें अल्पराण में। तब दोस्तों लिख लेते हैं प्रत्येक पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, फर्स्ट, कॉमा थर्ड, कॉमा फाइव्थ और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास में इसके वर्णमाला के पार्ट 1 को जरूर पढ़ें। मैं अंतःस्थ बता देता हूँ अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं। अंतःस्थ ये होते हैं हमारे या, कोमा रा, कोमा ला, कोमा व, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। देख लेते हैं इसकी थ्योरी लिख लेते हैं दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उन्हें महापराग व्यंजन कहते हैं। महापराग व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये कौन से होते हैं, इन्हें जान लेते हैं महापराग व्यंजन के बारे में। और आपको मालूम है ये जो मोस्ट चल रहा है सब कुछ, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस क्लास को पढ़ने के बाद में वर्णमाला के दोनों पार्ट पढ़ने के बाद आपका दोस्तों वर्णमाला में से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ना ही कभी ऐसा होगा जैसे कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया था। सब कुछ इसमें से मिल जाएगा आपको, कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तब दोस्तों ये महापराग होते हैं। महापराग हमारी ये है प्रत्येक वर्ग का। दोस्तों मैंने लिखा है पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और क्या है चौथा, दूसरा चौथा और तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन दूसरा चौथा तथा ऊष्म होते हैं। दोस्तों ये होता है ऊष्म, बता देता हूँ मैं आपको ऊष्म कौन कौन से होते हैं, आपको याद भी हो जाएगा दोबारा लिखने में। आप पार्ट 1 जरूर देखें, ये उसमें देखने मिलेगा। ऊष्म होते हैं हमारे स ये आ जाएगा हा। दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसको नोट करते हुए चलें। आपको कभी भी हिंदी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। अगर आपका हिंदी की वजह से सिलेक्शन रुकता है तो आपका हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दोस्तों इसको हमारे साथ नोट करते हुए चलें। प्रत्येक वर्ग अल्पराग महापराग में से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा घोष या सघोष या अघोष, ये आता हमारा दूसरा। अभी इसकी थ्योरी जान लेते हैं दोस्तों। घोष में से और अघोष में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो घोष की हमारी परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में झनकृत या कंपन हो तो वह हमारा घोष कहलाती हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं इसको। और दोस्तों ये अघोष है, अघोष में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और देख लेते हैं क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
स्वतंत्रियों में स्वतंत्रियों में झंकृत या कह सकते हैं कंपन होता है, कंपन होता है। उन्हें घोष कहते हैं। जान लेते हैं दोस्तों घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो पंचवर्ग होता है हमारा, आपको पार्ट 1 पढ़ना ही पड़ेगा। जो पंचवर्ग होता है उसका होता है हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके साथ होते हैं हमारे द्विगुण, अंत्यस्थ, और आ जाता है हमारा है और सभी स्वर। ये हमारे घोष कहलाते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हो जाता है हमारा द्विगुण, अंत्यस्थ है तथा सभी स्वर होते हैं। दोस्तों ये घोष के हैं। हमारा जो पंचवर्ग है उसका हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा और द्विगुण होते हैं हमारे। द्विगुण व्यंजन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। द्विगुण जो होते हैं वो ये होते हैं हमारे अड़े, मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। अंत्यस्थ अभी मैंने बताया था आपको, या, र, ल, ब, और सभी स्वर आ से लेकर अह तक जितने भी स्वर हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अ घोष की तरफ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन ना हो तो वह हमारे अ घोष कहलाते हैं। और दोस्तों इसको नोट करते हुए चलें। जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल, और इसकी दूसरी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल सांस का प्रयोग होता है, सांस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अ घोष कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, तो दोस्तों लिख लेते हैं इसको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो, या फिर ये कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल
केवल सांस का प्रयोग, सांस का प्रयोग, सांस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उन्हें अघोष कहते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। तब दोस्तों या तो इसकी परिभाषा ये भी दे सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष कहते हैं। इन दोनों में से कोई सी परिभाषा दे सकते हैं आप, और आपको मिल भी सकती है किसी क्वेश्चन में। अब ये जान लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अघोष होता हमारा पहला, प्रत्येक वर्ग का, जो पंचवर्ग है, पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, और होता हमारा तीनों सह होते हैं। प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के, वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ये आ जाएगा से, कोमा से, कोमा सा, ये हमारे अघोष होते हैं। जो पंचवर्ग होता है हमारा उसका पहला, दूसरा होता है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेगा तो इन तीनों में से पूछेगा, इसको ध्यान में रखें। दोस्तों वर्णमाला की आज हम क्लास कंप्लीट कर देंगे, इसको नोट करते हुए चलें। अब हमारा रह जाता है जो इसमें टाइप हुआ ना है वो है हमारा अनुनासिक और हमारा अनुस्वार। इसको और देख लेते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, इसको नोट करें, फिर मैं अनुनासिक और अनुस्वार बताता हूँ, और फिर हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी और हम नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट सीरीज लगाएंगे। दोस्तों मैं क्वाइट करता हूँ इसको, नहीं तो इरेज कर लेते हैं इस पे अनुस्वार। और दोस्तों अब देखते हैं हम अनुनासिक और अनुस्वार, जो इसमें टाइप होना है मैटर, और आज हम वर्णमाला को, इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। ये ले लेते हैं अनुनासिक, इसकी जगह ले लेंगे हम अनुस्वार। दोस्तों टाइम नोट करते हैं, ये है अनुनासिक, अनुनासिक। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें से बहुत बार पूछा गया है। ये हो जाएगा अनुस्वार, इसको दोस्तों नोट कर लें, अनुनासिक और अनुस्वार को। ये होते हैं, ये वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, वह हमारा अनुनासिक कहलाता है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से होता है वह अनुस्वार कहलाता है। इसका सिंबल है दोस्तों, इसकी पहचान करें। अगर आपको कोई वर्ड दे दे वो, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगी हुई देगा, और अनुस्वार में दोस्तों ये बिंदी लगी हुई देगा। चलिए देख लेते हैं वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ, ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण नाक, नाक, नाक
और मुंह दोनों से होता है, दोनों से होता है वह तो उन्हें अनुनासिक ये दोस्तों अनुनासिक है, अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब दोस्तों ये जैसे ले लेते हैं कोई आंगन, आंगन, आंचल, आंचल, पाँव। दोस्तों अगर ये चंद्रबिंदी लगी हुई मिल जाए और आपको इस तरह से कोई भी वर्ड दे दे, वो 4 ऑप्शन देगा, 4 वर्ड, जिसमें कि 1 पे चंद्रबिंदी लगी हुई होगी और 3 पे नहीं होगी, और वो कह दे आपसे क्या अनुनासिक बताइए कौन सा है, तब आप बता देंगे अनुनासिक ये है। और अनुनासिक के लिए मैं एक और बता चुका हूँ इससे पहले, पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। इसको भी ध्यान में रखें, मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 में, पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। अब देख ले अनुस्वार जान लेते हैं। अनुस्वार की परिभाषा है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। दोस्तों जैसे देख लेते हैं ये कौन सा हो सकता है, हमें पहचान कैसे होगी। कोई वर्ड मिल जाए, अंग, कोमा, अंगद आदि, इस तरह से आपको कोई भी वर्ड मिल जाए तो वह हमारा अनुस्वार कहलाएगा। आपको इस तरह से किसी पे बिंदी लगा के दे दे अनुनासिक अनुस्वार की और आपसे पूछ ले कि बताइए अनुस्वार कौन सा है, तब आप इसको राइट आंसर कर सकेंगे। और 3 ऑप्शन पे आपके ये बिंदी लगी हुई नहीं मिलेगी, जो अनुस्वार का चिन्ह है ये लगा हुआ नहीं मिलेगा। दोस्तों आज हमारी वर्णमाला की क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास एक टेस्ट लगाएंगे, इसका जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन रखेंगे जो प्रीवियस में आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।